नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों नए नवेले लोग, नए युवा नेता भी इस पंचायत चुनाव में हाथ आजमाना चाहते हैं। वह ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं और ग्राम प्रधान बनके वह लोगों की, गांव वालों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर आप प्रधानी के बारे में सोच रहे हैं, आपको अगर पंचायत चुनाव लड़ना है तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने नए नियम लागू कर दिए हैं और वो नियम काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि क्या नियम है। तो अगर आपको सारे नियम जानने हैं, चुनाव आयोग के कुल 10 नियम हैं और उसी 10 नियम के अनुसार ही चुनाव आयोग को आप आवेदन करेंगे, प्रधानी पद के प्रत्याशी बन पाएंगे, जब तक आप सही से ये नियम ना जान लें। अगर आपका छोटा सा भी कोई गलती हो गई, आप पर छोटी भी कोई मिस्टेक हो गई, तो आपका जो नामांकन है वो खारिज कर दिया जाएगा। अतः दोस्तों किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही आप अपने उन दोस्तों को या उन रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिएगा जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पंचायत चुनाव है जो कि जनवरी, फरवरी या मार्च 2026 में हो जाएगा हर हाल में, और इसका नोटिफिकेशन है, जो आचार संहिता है वो दिसंबर या नवंबर के 2025 यानी 2025 के लास्ट में लग जाएगी। ये बात क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों सटीक जानकारी के लिए, जी हाँ सही बिल्कुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहली जो शर्त है पंचायत चुनाव लड़ने की, प्रधानी लड़ने की, वह आपकी उम्र को लेके। आपकी उम्र चुनाव आयोग कहता है कि 21 साल होनी चाहिए, पूरी 21 साल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन भी कम हो तो आपका नामांकन खारिज हो जाएगा। जैसे कि कोई लड़का है जिसकी उम्र 20 साल 11 महीने का है और नामांकन की जो तारीख है वो 15 जून है, तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिया है। इसका जब नोटिफिकेशन जारी होता है उससे पहले कि आपको 21 साल आपको पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि नोटिफिकेशन बाद में आप 21 साल हो रहे हो या जब चुनाव डाले जा रहे हो तो एक दिन पहले आप 21 साल के हो गए, वो मान्य नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, आपराधिक पृष्ठभूमि या कानूनी अयोग्यता। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर किसी का चार्ज लगा हो, आपको 2 साल की कैद हुई हो, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और 2 साल या उससे अधिक सजा हुई हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, नामांकन नहीं भर सकता है। कोई गंभीर केस चल रहा हो और उस पर अदालत ने सजा ना दी हो लेकिन आरोप तय हो चुके हो, वो भी प्रधानी चुनाव नहीं लड़ सकता या किसी भी तरीके का नामांकन नहीं भर सकता है। घोटाला, भ्रष्टाचार या सार्वजनिक धन की हेराफेरी में लिप्त हो, वो भी ये पंचायत चुनाव नहीं भर सकता है। और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो कभी आपके ऊपर या चुनाव संबंधी अपराध में आप दोषी पाए हो, तो भी आप नामांकन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और आप ध्यान देने वाली बात ये, अगर उस व्यक्ति को न्यायालय ने बरी कर दिया है, उसको दोष मुक्त कर दिया है, तो वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है, नामांकन भर सकता है। अब चलिएगा, पंचायत चुनाव का जो तीसरा महत्वपूर्ण है तथ्य है वो है मानसिक रूप से अक्षम या दिवालिया घोषित व्यक्ति। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा आप जान लीजिए। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित है यानी मेडिकली अनफिट है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके साथ ही यह दिवालिया घोषित हो चुका है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर ली है या उसको सरकार ने दिवालिया घोषित कर दिया है या उसने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, यानी का इनसॉल्वेंट इसे कहते हैं इंग्लिश में, वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति चुनाव के लिए अयोग्य माने जाते हैं। चलिएगा बात करते हैं चौथे नियम की। एक साथ आप 2 पद पर नहीं लड़ सकते हो। अगर मान के चलिएगा, अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं तो आपको पद पहले छोड़ना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ 2 संवैधानिक पद है तो उस पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। ऐसा ना हो कि आप पहले से एक नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट चल जाएगी लेकिन सरकारी नहीं होनी चाहिए, या आपके पास कोई पद नहीं होना चाहिए जो संवैधानिक हो। अगर वो पद है तो आपको पहले वो पद छोड़ना पड़ेगा, तब आप चुनाव लड़ोगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 ग्राम पंचायतों से हो, या ग्राम पंचायत प्लस क्षेत्र पंचायत हो, या फिर ग्राम पंचायत प्लस जिला पंचायत हो, वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके लिए आपको पद छोड़ना पड़ेगा। और एक बात और है, इनमें से एक से अधिक जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते हो आप। ये ना हो कि आप एक से अधिक चुनाव लड़ो, कि आपकी ग्राम पंचायत यहाँ से हो तो आप दूसरे गांव से जाके लड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपनी ग्राम पंचायत से ही लड़ोगे। जैसे कि कोई व्यक्ति पहले से ही क्षेत्र पंचायत का सदस्य है तो वो ग्राम प्रधान नहीं बन सकता है। यहाँ पर पहली बात है।
आपको पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब आप इसमें लड़ सकते हो। चलिएगा बात करते हैं 5वें नियम की। आपकी शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता भी कुछ जिलों में लागू है, हो सकता है वो जिला आपका हो, तो यहाँ पर आप जान लीजिए। कुछ राज्यों में शैक्षिक योग्यता की बाध्यता होती है, मतलब आपको हर हाल में इतना जो शैक्षिक योग्यता मांगी जा रही है वो होना ही होना होगा। पहले वाली स्थिति नहीं रही कि अंगूठा छाप या निरक्षर भी ये चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अब नहीं है। कुछ जिलों में ऐसा आदेश दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी नहीं है। अपने यहाँ यूपी में कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, तब भी आप ग्राम प्रधानी में लड़ सकते हो, लेकिन कुछ जिलों में उसके लिए शैक्षिक योग्यता चाहिए ही चाहिए। किसी ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है तो चुनाव रद्द हो सकता है, इसलिए किसी भी तरीके का कोई फर्जी प्रमाण पत्र ना लगाएं। और आजकल ऐसा हो भी रहा है, भले ही वो इंटर नहीं है लेकिन इंटर का प्रमाण पत्र लगा के अपने आप को इंटर पास दिखा देते हैं, फिर बाद में उनकी योग्यता जैसे ही कोई उनकी शिकायत कर देता है, जांच होती है तो उनकी प्रधानी चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिएगा बात करते हैं 6वां नियम क्या है। सरकारी कर्मचारी या संविदा कर्मी या पंचायती कर्मचारी। देखिएगा संविदा कर्मी भी आ गए इसमें। अगर आप संविदा कर्मी हैं, जैसे अगर आप स्कूल में शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं, या आप स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी हैं या पुलिस विभाग में हैं, जैसे आपके संविदा में कौन आते हैं, होमगार्ड है, तो वो लोग नहीं भर सकते हैं। इसमें सब शब्द दिया है, जो व्यक्ति सरकारी सेवा में हो या किसी संविदा पर सरकार के अधीन कार्य कर रहा हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, पहले आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके साथ ही पंचायत सहायक, पंचायत सचिवों, सफाई कर्मियों, आशा बहनों को भी चुनाव लड़ने से पहले नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आशा बहनें भी अगर लड़ना चाह रही हैं तो वो नहीं लड़ सकती, उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो आशा हो चाहे वो आंगनबाड़ी हो। ये दोस्तों आपको 6वां नियम मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं 7वें नियम के बारे में। 7वां नियम कहता है कि बकायेदार या सरकारी बकाया वाला हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे अगर किसी के ऊपर बिजली बिल या पानी का बिल या कृषि ऋण या भूमि कर आदि का बकाया है, ड्यू है, तो उसे समय पर अगर उसने नहीं चुकाया है उन पैसों को, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसे अयोग्य साबित किया जाएगा। क्योंकि जब आपका नामांकन होता है तो ये सारे आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, बिजली का बिल मांगा जाएगा, पानी मांगा जाएगा, ये सारे बिल आपको दिखाने पड़ेंगे और बैंक से भी एनओसी आपको लेनी पड़ेगी, तब आप इसमें नामांकन भर सकते हैं। इसके साथ ही बकाया चुनाव से पहले अगर आप चुका देते हो, यानी नामांकन से पहले, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। ये हो गया 7वां नियम। अब बात करते हैं 8वें नियम की। महिला आरक्षण में पुरुष उम्मीदवार नहीं हो सकता है। अगर किसी महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है तो उसमें पुरुष उस सीट को नहीं ले सकता, उसमें नामांकन पत्र नहीं दाखिल कर सकता है। जैसे कि अगर किसी ग्राम पंचायत की सीट महिला, अगर वह सामान्य आरक्षित की गई है तो उसमें कोई पुरुष उम्मीदवार वहां से नहीं लड़ सकता है। दूसरी बात यह है, अगर कोई सीट जनरल है तो उसमें कोई भी महिला चुनाव लड़ सकती है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। लेकिन अगर वो एससी सीट है या एसटी सीट है या ओबीसी सीट है तो उसमें जनरल महिला नहीं लड़ सकती है, उसमें सिर्फ वही जाति के लड़ेंगे जिस जाति के लिए सीट आरक्षित की गई है। चलिएगा आप बात करते हैं 9वें नियम के बारे में। फर्जी जाति प्रमाण पत्र या दस्तावेज, यानी कि कोई अगर व्यक्ति गलत जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र लगाता है तो चुनाव रद्द किया जा सकता है। काफी लोग गलत जाति लगा देते हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे जो दो जातियों के प्रमाण पत्र रखे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपको किसी नेता का नाम पता है जो 2 जाति प्रमाण पत्र लगाए हुए है, लेकिन वह है जाति कोई और, लेकिन चुनाव के लिए उसने दूसरी जाति प्रमाण पत्र ले लिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही डीएम या जिला अधिकारी स्तर पर जांच होती है, इसमें आपका निवास प्रमाण पत्र भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। चलेगा बात करते हैं 10वां नियम, जो कि आखिरी नियम है, जो भी काफी इंपोर्टेंट है। पंचायत राज अधिनियम के अनुसार अन्य अयोग्यता, जैसे अगर किसी व्यक्ति को पहले कभी पंचायत से हटाया गया हो, यानी डीएम ने हटाया हो, तो उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी हो, तो वो दोबारा कुछ वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी कि डीएम ने अगर उसे हटा दिया है, कुछ अनियमितता पाई गई हैं, अधिकार सीज कर दिए उस प्रधान के, तो वो नेक्स्ट जो पंचायत चुनाव आएगा वो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उस पर जांच चल रही होगी। अगर जांच पूरी हो जाती है, उसके जितनी भी सेवाएं हैं, उसके अधिकार बहाल कर दिए जाते हैं नेक्स्ट चुनाव से पहले, तो वह चुनाव लड़ सकता है। और ऐसा दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये 10 नियम है दोस्तों, मैंने आपको बता दिए। चलिएगा एक बार और शॉर्टकट तरीके से इस नियमों को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे रहे 21 वर्ष से कम है तो नामांकन अमान्य होगा। आपराधिक रिकॉर्ड या दोष सिद्ध होता है,
इसमें 2 साल की ज़्यादा सज़ा होती है तो नामांकन रद्द होगा। सरकारी बकाया नहीं होना चाहिए, बिजली, पानी ये सारे, तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। एक से अधिक पद पर चुनाव आप नहीं ले सकते हो, केवल एक स्थान से अनुमति आपको दी जाएगी, किसी एक जगह से आप लड़ सकते हो। ऐसा ना हो कि आप 2 जगह से प्रधानी लड़े या 3 जगह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सरकारी या पंचायत कर्मचारी सेवा में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता है। महिला आरक्षित सीट पर पुरुष नहीं लड़ सकता है, ये नियमों का उल्लंघन है। और फर्जी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, इससे आपका नामांकन रद्द हो सकता है, नामांकन जा सकता है। फिलहाल दोस्तों, आपको और कोई जानकारी चाहिए पंचायत चुनाव से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।